कोविड-19 की वजह से हम लोग को ऑनलाइन क्लासेज करनी पड़ रही है। हम लोग 7th सेम में देखेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पार्ट 2। इसके अंतर्गत हम लोग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन, इन 3 पार्ट को हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ओके, इसके लिए हम लोग को एक ही बुक ले लेने से काम चल जाएगा हम लोग का। वो बुक है एस.के. गर्ग की वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड एयर पोल्यूशन। ओके, तो एक ही बुक हम लोग ले लेंगे और उसको स्टडी करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, बैकग्राउंड क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन हैज इनकरेज द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेज टू द अर्बन एरियाज. This has given rise to a number of environmental problems such as water supply with desirable quality and quantity, wastewater generation and its collection, treatment and disposal. तो हम लोग जानते हैं कि जैसे अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, लोगों का विलेज से सिटी की तरफ माइग्रेशन हो रहा है, अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेशन हो रहा है। तो ऐसे केस में मुझे क्या ज़्यादा से ज़्यादा वाटर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। वाटर सप्लाई हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे कि उस वाटर सप्लाई होने के बाद क्या है, यूज होने के बाद वेस्ट प्रोडक्ट की वेस्ट होके भी बाहर आएगा। तो उसका एक मेजर प्रॉब्लम है कि उसको हम लोग कैसे वेस्ट वाटर जनरेट होने के बाद उसको कलेक्ट करने का प्रॉब्लम है। फिर एक जगह कलेक्ट करने के बाद उसको ट्रीट करके और डिस्पोज किया जाए। नाउ इन अर्बन एरियाज फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेज द सोर्स ऑफ वाटर इज जनरली रिजर्वायर, रिवर, लेक एंड वेल्स। ये पहले हम लोग जान चुके हैं वाटर सप्लाई में। आउट ऑफ दिस टोटल वाटर सप्लाई जनरली 60 to 80% कंट्रीब्यूट्स एज ए वेस्ट वाटर। ओके, तो 60 to 80% कंट्रीब्यूशन मेरा क्या है, टोटल वाटर सप्लाई का वेस्ट वाटर के रूप में होता है। ठीक, इन मोस्ट ऑफ द सिटीज वेस्ट वाटर इज लेट आउट पार्शियली ट्रीटेड और अनट्रीटेड। तो काफ़ी शहर में हम लोग अभी भी मधेपुरा में रह रहे हैं, वहाँ तो कोई ट्रीटमेंट हो नहीं रहा है। वहाँ बिना ट्रीट किए हुए हम लोग रोड साइड ड्रेनेज से उसको डिस्पोज कर देते हैं किसी स्ट्रीम में। इन मोस्ट ऑफ द सिटीज वेस्ट वाटर इज लेट आउट पार्शियली ट्रीटेड और अनट्रीटेड एंड इट आइदर परकोलेट्स इनटू द ग्राउंड, ओके, एंड इन टर्न कंटिमिनेट्स द ग्राउंड वाटर और इट इज डिस्चार्ज इनटू द नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम कॉजिंग पॉल्यूशन इन डाउन स्ट्रीम वाटर वे। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि इसको अगर ट्रीट करके बिना ट्रीट किए ही हम लोग किसी स्ट्रीम में डिस्पोज कर दे तो क्या होगा, वहाँ भी उसको भी ये पोल्यूट कर देगा। जैसे हम लोग वेस्ट वाटर को बिना ट्रीट किए क्या है, रिवर में ड्रेन डिस्पोज करते हैं तो क्या होगा, रिवर भी पोल्यूटेड होगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर क्वालिटी एज ए फैक्टर कंस्ट्रेनिंग वाटर यूज हैज ऑफ्टन गॉन अनएक्नॉलेज्ड इन द एनालिसिस ऑफ वाटर स्कार्सिटी। तो हम लोग को वाटर स्कार्सिटी की भी प्रॉब्लम हो रही है। आज के डेट में हम लोग क्या है, वाटर स्कार्सिटी भी है। तो हम लोग क्या करना है कि वेस्ट वाटर को भी हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, उसको ट्रीट करके इस पर हम लोग को मेनली फोकस करना है। तो वाटर स्कार्सिटी इज ए फंक्शन ऑफ नॉट ओनली ऑफ वॉल्यूमेट्रिक सप्लाई बट ऑल्सो ऑफ क्वालिटी। ओके, तो क्वालिटी का भी यहाँ पे हम लोग को विशेष ध्यान रखना है कि वाटर जो हमारे पास ट्रीट किया भी हो तो उसकी क्वालिटी कैसी हो, हम लोग उसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं उस ट्रीटेड वाटर को, वेस्ट वाटर को, और वो हमारे किस किस डिमांड को, किस किस वर्क में हम उसको काम कर सकते हैं, किस किस पर्पस के लिए उसको यूज ला सकते हैं। तो ड्रिंकिंग वाटर डिमांड इज परहैप्स द लार्जेस्ट डिमांड फॉर हाई क्वालिटी वाटर। तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की वाटर की ज़रूरत होती है। तो उतने प्रिसाइज ट्रीटमेंट काफ़ी कॉस्टली होगा। वेस्ट वाटर से हम लोग ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करना तो आसान नहीं है, वो काफ़ी कॉस्टली भी होगा और काफ़ी ज़्यादा उसमें प्लांट भी बैठाने पड़ेंगे, काफ़ी प्रोसेस उसमें आएगा। अपार्ट फ्रॉम मैनी इंडस्ट्रियल यूजेज विच ऑल्सो रिक्वायर हाई क्वालिटी वाटर। तो हम लोग ड्रिंकिंग वाटर के अलावा भी क्या है, उसके अलावा हम लोग को इंडस्ट्री में भी एक क्वालिटी पैरामीटर वहाँ भी हम लोग फॉलो करते हैं कि इस क्वालिटी के
हम लोग को वाटर वहाँ चाहिए। अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग ये क्वालिटी की वाटर की ज़रूरत पड़ती है। इन इंडिया वाटर पोल्यूशन कम्स फ्रॉम द मेन सोर्सेज सच एज डोमेस्टिक सीवेज, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट, लीचेस फ्रॉम लैंडफिल्स एंड रन ऑफ फ्रॉम सॉलिड वेस्ट डंप्स एंड एग्रीकल्चर लैंड। तो हमारा मेजर पोर्शन क्या है वाटर पोल्यूशन का? वो है मेरा डोमेस्टिक सीवेज से, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट से, जो हमारा इंडस्ट्री से जितने वेस्ट वाटर जनरेट होते हैं उससे, और हमारे डोमेस्टिक मीन्स हम लोग अपने हाउस होल्ड या रेसिडेंस में या किसी कम्युनिटी में वहाँ से जो वेस्ट वाटर हम लोग वहाँ से जो हम लोग का वहाँ से वेस्ट वाटर निकलता है उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। और एग्रीकल्चर का भी क्या है उसमें रोल है, जहाँ पे हम लोग वाटर लॉगिंग कराते हैं वहाँ भी वाटर पॉल्यूशन देखा जाता है। या सॉलिड वेस्ट भी हम लोग को पढ़ना है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिलेबस भी है हमारे, हम लोग को उसको भी देखना है। तो सॉलिड वेस्टमेंट की हम लोग पूरा कचरा कहीं ऐसे ही डंप कर देते हैं बिना उसको डिकम्पोज किए हुए, तो क्या है वहाँ से भी जब रेनफॉल होगा तो वहाँ की से जो वाटर हमारे पास उस सॉलिड वेस्ट से हो के जो वो हमारे आसपास में कहीं भी आएंगे तो वो भी पोल्यूटेड होंगे। इन इंडिया वाटर पोल्यूशन कम्स फ्रॉम द मेन सोर्सेज डोमेस्टिक। ओके, डोमेस्टिक सीवेज ये कलर के बारे में बताया जा रहा है, ब्लैक वाटर एंड सलेज ग्रे वाटर। सलेज जो हमारे हाउस होल्ड से जो वेस्ट वाटर निकलता है उसको सलेज बोलते हैं, जैसे बाथरूम, किचन, etc इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, स्पेशली वाटर पोल्यूशन का ज़्यादा केस हम लोग को ये अर्बन एरियाज में ही देखा जाता है, जहाँ वेरी हाई पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा हो। इन द पास्ट डिस्पोजल ऑफ वेस्ट फ्रॉम वाटर क्लोजेज आर कैरिड आउट मैनुअली। तो पहले पास्ट में क्या किया जाता था कि मैनुअली ही वेस्ट वाटर को ऐसे कहीं हम लोग उसको डंप कर देते थे या कहीं डिस्पोज कर देते थे। जैसे किचन बाथरूम से हम लोग का क्या है जो भी निकलता था उसको ओपन ड्रेन ही कर देते थे। दिस प्रिमिटिव मेथड वाज मॉडिफाई एंड रिप्लेस्ड बाय ए वाटर कैरेज सिस्टम। अब हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, वाटर कैरेज सिस्टम मीन्स किसी पाइप के थ्रू या चैनल के थ्रू हम लोग उसको डिस्पोज करते हैं कहीं दूर ले जाकर। ओके, द वेस्ट इज कैरेज थ्रू क्लोज कंडक्ट अंडर द कंडीशंस ऑफ ग्रेविटी फ्लो। तो उसको हम लोग अंडर ग्रेविटी हाई प्रेशर से टू लो प्रेशर की तरफ हम लोग उसको ड्रेनेज करने के लिए हम लोग वैसा सेटअप तैयार करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं। दिस मिक्सचर ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर इज नोन एज सीवेज। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है एडवांटेज ऑफर्ड बाय द वेस्ट कैरेज सिस्टम। तो हम लोग वेस्ट कैरेज सिस्टम जो हम लोग तैयार करते हैं सीवेज सिस्टम, उसके क्या क्या एडवांटेज है वो देख लेते हैं वन बाय वन। तो द कैरेज ऑफ वेस्टेज ऑन हेड और कार्ट्स इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ऐसे केस में हम लोग क्या है कि किसी कैरेज सिस्टम के थ्रू वेस्ट वाटर को हम लोग डिस्पोज कर रहे हैं तो वहाँ पे किसी कार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे किसी भी व्हीकल की ज़रूरत नहीं होती है डिस्पोज करने के लिए, और ना ही कोई मैन पावर की ज़रूरत होगी जो सर पे उसको लेके जाए। बैड स्मेल विच आर unavoidable during open transport of sewage is not occurring due to transport of this polluted water in closed container। तो यहाँ से क्या है, हम किसी क्लोज पाइप के थ्रू उसको डिस्पोज करेंगे या उसको लेकर जाएंगे तो क्या होगा, स्मेल भी नहीं आएगा। द ओल्ड सिस्टम आज पोजिंग द हेल्थ हैजार्ड्स टू स्वीपर्स। तो पहले जो हम लोग उसको क्या करते थे, रोड साइड में रोड साइड हम लोग उसको ड्रेन करते थे ओपन चैनल के थ्रू, तो वहाँ पे क्या होता था, स्वीपर्स के लिए भी प्रॉब्लम होता था। और बिना ट्रीट किए हुए वाटर होगा तो उसमें कई सारे अनहाइजेनिक उसमें केमिकल्स होंगे जिससे स्वीपर्स को भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है। और नियर बाई हाउस जहाँ से हम लोग ड्रेनेज होता है उसमें वहाँ पे क्या होगा, बैक्टीरिया या मच्छर भी वहाँ से फ्लाई मोशंस का भी प्रॉब्लम होता है, पैदा होने लगते हैं। कई कीट पतंगे वहाँ उड़ने लगेंगे, कीड़े मकोड़े, जिससे हम लोग को फूड को भी वो पॉइजनस कर देते हैं। दिस इज अवॉइडेड इन वाटर कैरेज सिस्टम बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ नाइट सॉइल इन क्लोज्ड कंटेनर। तो नाइट सॉइल क्या है हम आगे देखेंगे, जो हमारे लेटरिन से या ह्यूमन या एनिमल्स का जो
वहाँ से जो उसका शौचालय से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है एक्सेट्रा से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट सॉइल। इसको आगे देखेंगे हम लोग। द ह्यूमन एक्सेट्रा इज वाश्ड अवे एज सुन एज इट इज प्रोड्यूस्ड इन वाटर कैरेज सिस्टम। तो वाटर कैरेज सिस्टम में क्या स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो हमारे शौचालय से जो वेस्ट निकलते हैं उसको भी हम लोग उसके थ्रू वास्ट अवे कर सकते हैं, है ना। ओल्ड सिस्टम में क्या करते थे, हम लोग स्टोर करते थे और मैनुअल ही उसको वहाँ से हम लोग निकालते थे। बस नो बट अब ऐसे केस में बराबर ये भी बात आ रही है कि स्मेल की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अदर है, इन ओल्ड सिस्टम द वेस्ट वाटर जनरेटेड फ्रॉम द किचन एंड बाथरूम was required to be carried through open roadside drain for disposal. This is avoided in sewage system as the open drain could generate bad odors when used for disposal of organic waste. तो पहले हम लोग क्या करते थे, वेस्ट वाटर को जो हमारा किचन बाथरूम से निकलता था उसको ओपन कैरेज से ही, ड्रेनेज से हम लोग क्या करते थे। अभी भी तो बहुत सारे अनडेवलप्ड शहर में क्या है कि ओपन ड्रेन से, या रूरल इलाके में क्या होता है कि ओपन ड्रेन से ही हम लोग उसको पास ले जाते हैं, जो कि सेफ नहीं है। वहाँ से काफ़ी अनहाइजेनिक चीज़ें, केमिकल्स वहाँ से उसकी स्मेल आती है, ओडोर से काफ़ी प्रॉब्लम भी होता है वहाँ आसपास रहने वाले लोगों को। द वाटर कैरेज सिस्टम डज नॉट ऑक्यूपाई फ्लोर एरिया एज द सीवर्स आर लेड अंडरग्राउंड। तो वाटर कैरेज सिस्टम ज़्यादा वो अंडरग्राउंड पाइप होता है, वो कोई एरिया भी ऑक्यूपाई, फ्लोर एरिया ऑक्यूपाई नहीं करता है। ये भी एक एडवांटेज है। इन एडिशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स वन एबव द अदर इज पॉसिबल। तो हम लोग कैरेज पाइप के थ्रू क्या करते हैं, एक टॉयलेट के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे भी हम लोग उसको बनाने में दिक्कत नहीं होती है। एक क्लोज पाइप के अंदर उसको ड्रेनेज करना है। पहले क्या होता था, हम लोग उसको क्लोज कोई पाइप यूज नहीं करते थे कैरेज सिस्टम, तो हम लोग एक टॉयलेट के ऊपर दूसरा नहीं बना सकते। तो ये भी एक एडवांटेज है। कुछ इसके डिसएडवांटेज भी या ड्रॉबैक भी है। तो जो यहाँ पे हम लोग क्या, ऐसे केस में काफ़ी लार्ज नेटवर्क बनाना पड़ेगा। एक एक हाउस से उसको फिर मेन से सब मेन, एक एक हाउस से हम लोग लेटरल पाइप के थ्रू क्या करेंगे, सब में कनेक्ट करते हैं। सब मेन पाइप से हम लोग उसको मेन पाइप में, फिर वहाँ से ट्रीटमेंट प्लांट तक तरह। तो ये नेटवर्क काफ़ी बड़ा है, इसमें कॉस्ट भी आएगा। तो ये तो एक ड्रॉबैक है। दूसरा क्या, इन एडिशन द ऑपरेशन मेंटेनेंस कॉस्ट भी आएगा। कभी कहीं लीकेज हो गया तो उसको भी ठीक करना होगा। तो ये नॉर्मल ड्रॉबैक है, इससे कोई दिक्कत नहीं। लार्ज वेस्ट वाटर वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रीटेड बिफोर डिस्पोजल। तो हम लोग को काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में हम लोग को वेस्ट वाटर रिक्वायर्ड होगा ट्रीटेड करने के लिए, डिस्पोज करने से पहले। एस्योर्ड वाटर सप्लाई इज इसेंशियल। मिनिमम वाटर सप्लाई भी हम लोग को होना चाहिए, जिससे कि ये प्रोसेस चलता रहे। ओके, कुछ डिफिनीशंस हैं, इसको जान लेते हैं। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर क्या है? तो इट इज़ द वेस्ट वाटर जनरेटेड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एरियाज। दिस वेस्ट वाटर कंटेन्स ऑब्जेक्शनेबल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स that may not be amenable to conventional treatment process। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर क्या है? जो इंडस्ट्री से हमारा जो वेस्ट वाटर वहाँ से जनरेट होता है उसको हम लोग इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर बोलते हैं। इसमें क्या क्या हो सकता है? ऑब्जेक्शनेबल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? नाइट सॉइल। तो इट इज टर्म यूज टू इंडिकेट द ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रेटा को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट सॉइल बोलते हैं। सैनिटरी सीवेज क्या है? तो सीवेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स कम्स अंडर दिस कैटेगरी। तो सैनिटरी, बार बार हम लोग सैनिटरी बोलते हैं। तो क्या है? हम लोगों से जुड़ा हुआ है जो हम लोग हाउस होल्ड में जो डोमेस्टिक रेजिडेंशियल बिल्डिंग से जो सीवेज निकलता है उसको क्या बोलते हैं? सैनिटरी सीवेज बोलते हैं। और उसको डोमेस्टिक सीवेज भी वेस्ट वाटर भी बोल सकते हैं। दिस इज़ वेरी फॉल इन नेचर। ओके, इसलिए बहुत बदबूदार होते हैं। इट इज़ द वेस्ट वाटर जनरेटेड फ्रॉम द लेबोरेटरी बेसिन। ओके, यूरिनल्स, ये जितने भी शौचालय हैं शौच के लिए जहाँ जाते हैं, एंड वाटर क्लोजेस ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, ऑफिस बिल्डिंग, थिएटर एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। ओके, वहाँ से जो हमारे वेस्ट वाटर आते हैं ये सब सैनिटरी सीवेज के अंतर्गत आते हैं। और इसको हम लोग डोमेस्टिक वेस्ट वाटर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है डिफिनीशन? सीवेज। तो इट इंडिकेट्स द लिक्विड वेस्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द डोमेस्टिक यूजेज ऑफ वाटर। ओके, तो सीवेज, जब हम लोग इतनी बार हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो ये क्या है?
लिक्विड वेस्ट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द डोमेस्टिक यूजेज ऑफ वाटर, जो डोमेस्टिक यूज से वाटर इट इंक्लूड ऑल्सो सलेज डिस्चार्ज फ्रॉम टॉयलेट यूरिनर्स, वेस्ट वाटर जनरेटेड फ्रॉम कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्रियल establishments and also the ground water and storm water that may enter into the sewers। तो जितने भी सिस्टम से या जितने भी प्रोसेस से क्या है, मेनी प्रोसेस से वहाँ पे जितने भी वेस्ट वाटर आएंगे उस सबको कंबाइन रूप से क्या बोलते हैं हम लोग, सीवेज वाटर। इसमें डोमेस्टिक भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल भी हो सकता है, जितने हमारे कमर्शियल एक्टिविटी है, इंस्टीट्यूशंस है, उन सबसे जो हम लोग कलेक्ट करेंगे वेस्ट वाटर को, उसको क्या बोलते हैं, कंबाइन रूप से सीवेज। तो इसमें भी यहाँ भी प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ भी मेलोडियस गैसेज यहाँ भी प्रोड्यूस होते हैं, इट कंटेन्स न्यूमरस पैथोजेनिक, जो हम लोग को काफ़ी हानिकारक डिजीज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड सस्पेंडेड सॉलिड वहाँ पे पाए जाते हैं। ये लोग हम लोग पहले से भी ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड ये सब वाटर सप्लाई में देख चुके हैं। अब आगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो इन सब फैसिलिटी के लिए हम लोग प्लांट बनाते हैं, वहाँ पे इसको ट्रीट करते हैं, जनरेट सीवेज वेस्ट क्या है, जनरेशन होने के बाद उसको कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद कलेक्ट करने के बाद जहाँ जिस प्लांट में हम लोग इसको क्या ट्रीट करते हैं उसको क्या बोलेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज ए फैसिलिटी डिजाइन टू रिसीव द वेस्ट फ्रॉम डोमेस्टिक कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सोर्सेज एंड टू रिमूव मटेरियल्स दैट डैमेज वाटर क्वालिटी एंड कंप्रोमाइज पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी व्हेन डिस्चार्ज इनटू वाटर रिसीविंग सिस्टम और लैंड। तो ये क्या है कि ये एक अथॉरिटी है, तो म्यूनिसिपल अथॉरिटी को फॉलो करते हुए हम लोग का क्या है कि जितने भी इंडस्ट्रीज से या हम लोग को डोमेस्टिक वेस्ट वाटर आएंगे उनको पब्लिक हेल्थ को देखते हुए उस हिसाब से हम उसको उस डिग्री तक या वहाँ तक उस जहाँ एसेंशियल हो, जो पब्लिक हेल्थ को भी इफ़ेक्ट ना करे, तो वहाँ तक हम लोग उसको क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट ऑपरेशन एंड यूनिट प्रोसेस डेवलप टू ट्रीट द सीवेज टू डिजायरेबल स्टैंडर्ड। तो हम लोग इसको डिजायरेबल स्टैंडर्ड तक ट्रीट करते हैं, जो कि वहाँ अथॉरिटी है, जैसे इंजीनियर्स होंगे, हम लोग PhD के इंजीनियर होंगे वो, या म्यूनिसिपल इंजीनियर होंगे, वो एक अपना पैमाना बनाए होंगे एक कि यहाँ तक इस लेवल तक ही यहाँ से अनडिजायरेबल जितने भी केमिकल्स हैं उनको हम लोग इस सीवेज के अंदर रखा जाएगा, नहीं तो वहाँ तक उस लेवल तक हमको उसको उस परमिसिबल लेवल तक हमको उसको ट्रीट करना होगा। ये देखेंगे हम लोग एक एक सस्पेंडेड सॉलिड्स, ऑर्गेनिक मैटर्स, इनऑर्गेनिक मैटर एंड अदर्स पैथोजेनिक बैक्टीरिया, अदर्स केमिकल कंपाउंड, सबको देखेंगे कैसे किस किस प्रोसेस से ट्रीट करना है। अब हम लोग नेक्स्ट है सीवर। सीवर क्या है, तो इट इज़ एन अंडर, जितने भी अंडरग्राउंड कैरेज पाइप है और उसके नेटवर्क है उन होल क्या बोलते हैं हम लोग, सीवर। तो इट इज़ एन अंडरग्राउंड कंडक्ट और ड्रेन थ्रू विच सीवेज इज कैरिड टू ए पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज और डिस्पोजल। तो हम लोग जिस पाइप के थ्रू क्या करते हैं, जिस क्लोज पाइप के थ्रू हम लोग उसको कलेक्ट भी करते हैं और डिस्चार्ज और उस डिस्चार्ज को डिस्पोज भी करते हैं, तो वैसे क्लोज पाइप को क्या बोलते हैं, सीवर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीवर सिस्टम डेट आर कॉमनली यूज फॉर सीवेज कलेक्शन। तो सीवेज कलेक्ट करने के लिए 3 टाइप का हम लोग का सीवेज सिस्टम है। पहला है सीवरेज सेपरेट सीवर्स। तो सेपरेट सीवर आर दोज विच कैरी द हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज ओनली। तो हाउस होल्ड और इंडस्ट्रियल वेस्टेज के लिए हम लोग सेपरेट सीवेज का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा का स्टॉर्म वाटर ड्रेन आर दोज विच कैरी रेन वाटर फ्रॉम द रूफ्स एंड स्ट्रीट सरफेसेज। तो हमारा स्टॉर्म वाटर क्या होगा, जो हमारे रेन वाटर से रेन वाटर कलेक्ट होगा उसको क्या बोलते हैं, स्टॉर्म वाटर। कंबाइन सीवर आर दोज विच कैरी बोथ सीवर और स्टॉर्म वाटर। तो यहाँ पे एक कंबाइन सीवर क्या होगा, सीवर से जितना वाटर आता है सीवेज से और स्टॉर्म वाटर दोनों कंबाइन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उस कंबाइन सिस्टम को हम लोग कंबाइन सीवर बोलेंगे। हाउस सीवर और ड्रेन इज यूज टू डिस्चार्ज द सीवेज फ्रॉम ए बिल्डिंग टू ए स्ट्रीट सीवर। ओके, तो हाउस सीवर और ड्रेन को यूज करते हैं बिल्डिंग के सीवेज को स्ट्रीट सीवर तक डिस्चार्ज करने के लिए।
लेटरल सीवेज इज ए सीवर विच कलेक्ट सीवेज डायरेक्टली फ्रॉम द हाउस होल्ड बिल्डिंग। ओके, इसको याद रखेंगे कि लेटरल सीवर का कहाँ यूज होता है, उसको डायरेक्टली हम लोग कनेक्ट करते हैं हाउस से, हाउस होल्ड से। ब्रांच सीवर और सब मेन सीवर इज ए सीवर विच रिसीव्स सीवेज फ्रॉम ए रिलेटिवली स्मॉल एरिया। तो काफ़ी छोटे एरिया से हम लोग जिस सीवर को कलेक्ट करते हैं उसको उस सीवर को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रांच सीवर। मेन सीवर और ट्रंक सीवर इज ए सीवर दैट रिसीव्स सीवेज फ्रॉम मेनी ट्रिब्यूटरी ब्रांचेज और सीवर सर्विंग ऑन आउटलेट फॉर लार्ज टेरिटरी। तो लार्ज टेरिटरी से जो हम लोग एक सीवर कलेक्ट करके ले जाते हैं वो उसको हम लोग मेन सीवर बोलेंगे। डिब्रेज सीवर इज ए कलेक्शन ऑफ सीवर कंस्ट्रक्टेड लोअर देन एडजेसेंट सेक्शन टू पास बेनिथ ऑन ऑब्स्टेकल और ऑब्स्ट्रक्शन। तो डिब्रेज सीवर क्या है, काफ़ी नीचे गड्ढे से हम लोग उसको क्या करें, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ट्रेंच खोद के हम लोग वहाँ से पाइप लेके जाते हैं ताकि वो कोई ऑब्स्ट्रक्शन को भी जैसे इफेक्ट ना करे, या कोई बिल्डिंग है तो उसके फाउंडेशन के नीचे से हम लोग सीवर को ले जाएंगे, या कोई रोड है तो वहाँ भी हम लोग उससे काफ़ी नीचे गड्ढे से उसको हम लोग क्या करते हैं वहाँ से पास कराते हैं या लेकर जाते हैं पाइप को, सीवर को। इंटरसेप्टिंग सीवर के बारे में ऐसे दिया हुआ है, वो क्या है कि ट्रांसवर्स होता है मेन सीवर से, और ड्राई वेदर कंडीशन में क्या है वो एडिशनल सरफेस और स्टॉर्म वाटर को वो डिजायर होता है उसको फुलफिल करता है। इंटरसेप्टिक सीवर इज यूजुअली ए लार्ज सीवर। ओके, इंटरसेप्टिक सीवर इज यूजुअली ए लार्ज सीवर flowing parallel to a natural drainage channel into which a number of main or outlet sewer discharge. Outfall sewer receives entire sewage from the collection system and finally it is discharged to a common point. Relief sewer or overflow sewer is used to carry the flow in excess of capacity of existing. तो ये हम लोग देख लेना, ये सीधा सीधा लिखा हुआ है कि किस सीवर का क्या यूज करना है, रिलीफ सीवर का क्या यूज है। जब एक्सेस ऑफ वाटर होगा तो उसको कलेक्ट करना। अब देन सीवरेज, द टर्म सीवरेज रेफर्स द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सीवरेज का मतलब क्या है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जितना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीवरेज बोलते हैं। जितने डिवाइस इक्विपमेंट एपर्टांस है जितने होंगे एप्रेटिस वगैरह उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन एंड पंपिंग के लिए यूज होते हैं, उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, सीवरेज बोलते हैं। बट एक्सक्लूडिंग वर्क फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। तो ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज के लिए जो वर्क होता है उसको एक्सक्लूड करके जितने भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सीवरेज। बेसिकली इट इज़ ए वाटर कैरियर सिस्टम डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड फॉर कलेक्शन एंड कैरिंग ऑफ सीवेज थ्रू सीवर। तो एक कलेक्शन के लिए और कैरी करने के लिए ही इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होंगे उनको हम लोग सीवेज बोलते हैं। ट्रीटमेंट प्लांट से डिफरेंट है। ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जितने होंगे वो ट्रीटमेंट प्लांट में आएंगे, और सीवरेज में क्या है वो मेरा कलेक्शन करने के लिए या उसको कैरी करने के लिए सीवेज को। अब स्टॉर्म वाटर क्या है, तो अभी हम लोग देखें, इट इंडिकेट्स द रेन वाटर ऑफ द लोकल। तो रेन के थ्रू जितने वाटर आएंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉर्म वाटर। सब सॉइल वाटर क्या है, तो ग्राउंड वाटर दैट इंटर्स इनटू द सीवर्स थ्रू लीकेज इज कॉल्ड सब सॉइल। तो लीकेज के थ्रू जो हमारे सीवर में वाटर जाएंगे उसको क्या बोलते हैं, सब सॉइल वाटर। सलेज क्या है, तो हम लोग पहले भी मैं बताया हूँ, दिस रेफर्स टू द वेस्ट वाटर जनरेटेड फ्रॉम बाथरूम्स, किचन, वॉशिंग प्लेस एंड वॉश बेसिन। जो वहाँ से निकलेंगे जो वेस्ट वाटर को क्या बोलते हैं, सलेज। कंपोजिशन ऑफ दिस वेस्ट डज नॉट इन्वॉल्व हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो जो हमारे सलेज होंगे, जो हम लोग का रेसिडेंस से जो वेस्ट वाटर निकलता है उसमें कोई ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं होता है ऑर्गेनिक मैटर का, और ना ही कोई पोल्यूटेड वाटर होते हैं एज कम्पेयर टू सीवेज। ओके, फिर वेस्ट वाटर क्या है इसको देखते हैं। द टर्म वेस्ट वाटर इंक्लूड्स बोथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स इन सोल्युबल और सस्पेंडेड फॉर्म। तो हम लोग ट्रीट किसको करते हैं, वेस्ट वाटर को। तो वेस्ट वाटर वो होगा जिसमें सारे कंस्टिट्यूएंट मौजूद होंगे जिनको हम लोग को ट्रीट करके वहाँ से एलिमिनेट करना है। एंड मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ लिक्विड वेस्ट कैरिड थ्रू लिक्विड मीडिया। जनरली द ऑर्गेनिक पोर्शन ऑफ वेस्ट वाटर undergoes biological decompositions and the mineral matter may combine with water to form dissolved solid. Okay, सोर्स ऑफ सीवेज। अब सीवेज के क्या क्या सोर्सेज हैं उनके बारे में देखेंगे।
तो द वेस्ट वाटर जनरेटेड फ्रॉम द हाउस होल्ड एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट्स टू द मेजर पार्ट ऑफ द सीवेज। द वेस्ट वाटर जनरेटेड फ्रॉम recreational activities, public utilities, commercial complexes and institutions is also discharged into the sewer। इसको क्या क्या सोर्सेज है ये हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। इंडस्ट्री है, मेरा डोमेस्टिक पर्पस जितना है, या कम्युनिटी के लिए जैसे थिएटर्स हो गए, हॉस्पिटल्स हैं, पब्लिक यूटिलिटी कलेक्टिविटी, कॉलेज हैं, स्कूल है, वहाँ से जो आएंगे ये सारे हमारे सोर्स है वेस्ट वाटर के लिए। द वेस्ट वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम ए स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज सिचुएटेड विद म्यूनिसिपल लिमिट में। म्यूनिसिपलिटी में क्या होंगे, छोटे छोटे इंडस्ट्री होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री को उससे बाहर रखा जाता है और उन लोग को बोला जाता है कि आप अपनी ट्रीटमेंट या डिस्पोजल खुद ही इंडिविजुअल कीजिए, ये म्यूनिसिपलिटी के अंदर नहीं आएंगे। ओके, उनको खुद ही दिया जाता है कि आप अपने जितने भी वेस्ट वाटर या वेस्ट निकलते हैं उसको खुद ही आप डिस्पोज कीजिए, उसको ट्रीट कीजिए या उसको अपने तरीके से ही वहाँ पे आप उसको कीजिए। तो छोटे छोटे यहाँ से पोल्यूटेड वाटर तब आएंगे इंडस्ट्री से जब वो म्यूनिसिपलिटी के जो भी नॉर्म्स होंगे उसको फॉलो ना करें। तो सीवेज डिस्चार्ज क्या है, इसके बारे में हम लोग पहले भी वाटर सप्लाई में भी वाटर की डिस्चार्ज जैसे एवरेज डिस्चार्ज, मैक्सिमम, मिनिमम डिस्चार्ज, वैसे ही सीवेज यहाँ भी देखेंगे। तो द क्वालिटी ऑफ सीवेज एंड इट्स characteristics show a marked range of hourly variation, okay, and hence peak, average and minimum discharge are important consideration। तो द सीवेज का क्वालिटी कभी मिनिमम डिस्चार्ज होगा, कभी मैक्सिमम, कभी पीक पे हो जाएगा, तो उस हिसाब से हम लोग इसको भी मार्क करते हैं। द प्रोसेस लोडिंग इन द सीवेज ट्रीटमेंट आर बेस्ड ऑन द डेली एवरेज कैरेक्टरिस्टिक एज डिटरमाइंड फ्रॉम ए 24 आवर वेटेड कंपोजिट सैंपल्स। ठीक, in the absence of any data an average quality of 150 liter per capita per day में भी adopted for design। तो एवरेज हम लोग कितना लेते हैं, अगर कोई डाटा दिया हुआ नहीं हो तो उस हिसाब से हम लोग 150 लीटर पर कैपिटा पर डे कंसिडर करते हैं। द हाइड्रोलिक डिजाइन लोड वेरीज फ्रॉम कंपोनेंट टू कंपोनेंट ऑफ द ट्रीटमेंट प्लांट with all appurtenances, conducts, channels etc being designed for the maximum discharge। तो ये जितने भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, जितने भी पार्ट हैं जैसे कंडक्ट, चैनल है, ये सब डिज़ाइन हम लोग करते हैं 2 to 3.5 टाइम द एवरेज डिस्चार्ज, वो मैक्सिमम डिस्चार्ज पर डिज़ाइन करते हैं। सेडिमेंटेशन टैंक आर डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज डिस्चार्ज। तो सेडिमेंटेशन टैंक को हम लोग किस पे, एवरेज डिस्चार्ज पर डिज़ाइन करते हैं। While consideration of both maximum and minimum discharge is important in the design of screen and grid chamber। तो स्क्रीन के लिए मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्चार्ज ग्रिड चैम्बर के लिए हम लोग यूज करेंगे। ये क्या है आगे हम लोग थोड़ा देखेंगे भी इसके ब्रीफ में, ग्रिड चैम्बर क्या है। स्क्रीन के बारे में तो हम लोग वाटर सप्लाई में देख चुके हैं, लेकिन ये ग्रिड चैम्बर क्या है। ग्रिड चैम्बर वही है जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे सैंड पार्टिकल, स्मॉल साइज स्टोन, उसको हम लोग वहाँ से सेडिमेंट कराते हैं, उसको ग्रिड चैम्बर बोलते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज जनरली डिजाइन फॉर एवरेज डिस्चार्ज। ओके, ये भी याद रखेंगे। सेडिमेंटेशन टैंक भी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट इस सब एवरेज डिस्चार्ज के लिए डिजाइन होंगे विथ सफिशिएंट सेफ्टी मार्जिन टू एकोमोडेट द पीक डिस्चार्ज। ओके, इफेक्ट ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट वाटर। तो अब हम लोग को देखना है कि अगर हम लोग वेस्ट वाटर को ट्रीट ना करें तो क्या क्या इसके इफेक्ट हो गए। तो द डेली एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस बोथ लिक्विड एंड सॉलिड वेस्टेज। द लिक्विड पोर्शन ऑफ वेस्ट वाटर इज नेसेसरली द वाटर सप्लाई बाय द अथॉरिटी और थ्रू प्राइवेट वाटर सोर्सेज आफ्टर इट हैज फॉलोड बाय वैरायटी ऑफ यूज। द सोर्सेज ऑफ वेस्ट वाटर जनरेशन कैन बी डिफाइंड एज कम्बिनेशन ऑफ, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो हमारे पास जो जनरली दो तरीके के वेस्ट निकलते हैं, एक सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट वाटर, और सॉलिड वेस्ट इसको भी बाद में देखा जाएगा, ये भी हम लोग को पढ़ना है। इफ़ द अनट्रीटेड वेस्ट वाटर इज अलाउड टू एक्यूमुलेट इट विल लीड टू हाईली अनहाइजेनिक कंडीशन। तो हम लोग अनट्रीटेड वेस्ट वाटर को क्या करते हैं, एक जगह इकट्ठा होने देंगे तो क्या होगा, काफ़ी अनहाइजेनिक होगा।
वहाँ से क्या क्या आएंगे निकल के, तो द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वेस्ट वाटर विद अंडरगो डिकम्पोजिशन विथ प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ मेलोडियस गैसेज। तो ऑर्गेनिक वेस्टेज के डिकम्पोजिशन से क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मेलोडियस गैस वहाँ से प्रोड्यूस होंगे। इफ द वेस्ट वाटर इज डिस्चार्ज विदाउट ट्रीटमेंट इन द वाटर बॉडी, दिस विल रिजल्ट इन डिप्लेशन ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर बॉडी। तो हम लोग वेस्ट वाटर को बिना ट्रीट किए हुए किसी स्ट्रीम में डिस्पोज करते हैं, तो वो वेस्ट वाटर क्या करेगा, उस स्ट्रीम का DO लेवल घटाएगा। कैसे घटाएगा, काफ़ी डिटेल में हम लोग को दिखता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क करता है, तो वो क्या है, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वर्क करता है। तो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा वो कंज्यूम करेगा तो क्या होगा, उस स्ट्रीम का DO लेवल रिड्यूस होगा। ड्यू टू डिप्लेशन ऑफ DO द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ विल बिकम डिफिकल्ट। तो जब DO लेवल वहाँ से कम होगा तो क्या होगा, एक्वेटिक लाइफ को भी वो अफेक्ट करेगा। उनके लिए वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी कम हो जाएगा। ड्यू टू डिप्लेशन ऑफ DO द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ बिकम डिफिकल्ट, फाइनली लीडिंग टू इनारोबिक कंडीशन इन द रिसीविंग वाटर। तो वैसे केस में क्या होगा, जिस एक्वेटिक प्लांट को या एक्वेटिक एनिमल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, वो एरोबिक प्रोसेस होंगे ना। अब जब वहाँ ऑक्सीजन नहीं होगे तो वहाँ पे क्या, ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या होता है, एनारोबिक कंडीशन उत्पन्न होता है। अब द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द वेस्ट वाटर कैन सिमुलेट द ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट। तो जो न्यूट्रिएंट वेस्ट वाटर में होंगे वो क्या करेंगे, एक्वेटिक प्लांट की ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करते हैं, लीडिंग टू ए प्रॉब्लम लाइक यूट्रोफिकेशन। तो काफ़ी ज़्यादा रेट से अगर ग्रोथ होंगे ये एक्वेटिक प्लांट्स के, तो क्या होगा, यूट्रोफिकेशन का भी प्रॉब्लम होगा। यूट्रोफिकेशन क्या होगा, आगे हम लोग एक स्लाइड में उसको डिटेल में रखे हुए हैं। इन एडिशन द अनट्रीटेड डोमेस्टिक वेस्ट वाटर यूजुअली कंटेन्स numerous pathogenic or disease causing microorganisms that dwell in the human intestinal tract or it may be present in certain industrial waste waters। ठीक, तो बहुत सारे यहाँ पे अनट्रीटेड डोमेस्टिक वेस्ट वाटर में क्या है, काफ़ी बहुत सारे पैथोजेनिक डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस द वेस्ट वाटर कंटेन्स इनऑर्गेनिक ग्रीटी मटेरियल। तो ग्रीटी मटेरियल क्या, वही मैं बताया, छोटे छोटे पार्टिकल वहाँ से इनऑर्गेनिक मीन्स क्या होंगे, सैंड होंगे या कुछ ग्रीट होंगे वहाँ से। द कंटिन्यूअस डिपोजिशन ऑफ दिस इनऑर्गेनिक मटेरियल में रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ वाटर। ये कैसे वाटर की कैपेसिटी को कैसे रिड्यूस करेंगे, तो ये क्या करते हैं कि इनऑर्गेनिक मटेरियल तो डिकम्पोज होंगे नहीं, वो जितने भी कैरेज सिस्टम या पाइप को क्या करते रहते हैं, वहाँ उसमें आके वो इकट्ठे होते जाएंगे, तो कैपेसिटी भी घटेगी क्लोज कंडक्ट की। जनरली डोमेस्टिक सीवेज डज नॉट कंटेन एनी इनऑर्गेनिक मैटर और ऑर्गेनिक कंपाउंड इन हाईली टॉक्सिक कंसंट्रेशन। तो जो हमारा डोमेस्टिक सीवेज जो वहाँ से डिस्पोज होता है उसमें कोई हाईली टॉक्सिक मटेरियल नहीं होते हैं। हाउएवर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज, तो मेनली टॉक्सिक सब्सटेंसेज या कोई भी न्यूट्रिएंट से क्या है, ये हमारे इंडस्ट्री से ही आएंगे। into the public sewer and the dilution that is offered by sewage. The municipal wastewater may have these inorganic substances or toxic organic compounds with the concentration more than the discharge limits stipulated by the authorities. Okay, वो क्या करेंगे, जो म्यूनिसिपलिटी का जो अथॉरिटी है उसके नॉर्म्स को फॉलो किए बिना वो टॉक्सिक मटेरियल को डिस्चार्ज करेंगे, तभी वहाँ से टॉक्सिसिटी आएगी हमारे सीवेज में। बाकी क्या है कि ये म्यूनिसिपलिटी भी एक अपना परमिशनल लिमिट तय किए हुए हैं कि इससे ज़्यादा आप इस मटेरियल को या इस सब्सटेंस को सीवेज में आप डिस्पोज नहीं कर सकते हैं। बट जब वो उसको अवॉइड करते हैं तभी ऐसी कंडीशन आते हैं। सर्टेन कंपाउंड सच एज सल्फेट्स, मेटल सच एज क्रोमियम etc इफ प्रेजेंट इन हायर कंसंट्रेशन में डिस्टर्ब द सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। तो ऐसे सब्सटेंस कंपाउंड्स आएंगे, जैसे क्रोमियम हो गए,
सल्फेट्स हो गए, उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट को डिस्टर्ब करेंगे। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ सीवेज कलेक्शन एंड डिस्पोजल, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो। अब हम लोग जान लिए कि उसको ट्रीट कर नहीं करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। देन अब हम लोग वहाँ से जान रहे हैं कि अब इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्या होंगे इसको ट्रीट और डिस्पोज करने की। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ सीवेज कलेक्शन एंड डिस्पोजल इज टू इंश्योर दैट सीवेज डिस्चार्ज फ्रॉम communities is properly protected, transported, treated to the required degree so as not to cause danger to human health or unacceptable damage to the natural environment, and finally dispose of without causing any health or environmental problem। तो होल बात है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि हम लोग उसको सेफली कलेक्ट कर ले, फिर उसको क्या करें, उसका डिस्पोजल भी सेफली हो जाए। उसके पहले क्या होगा, कलेक्ट करने के बाद हम लोग उसको अच्छे से ट्रांसपोर्ट करें, ट्रीट किया जाए, जिससे किसी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ना हो और ना ही कोई ह्यूमन बॉडी या किसी ह्यूमन हेल्थ पे वो एनिमल पे वो अफेक्ट करे या इन्वायरमेंट पे अफेक्ट करे। तो क्या क्या है, टू प्रोवाइड ए गुड सैनिटरी इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑफ सिटी प्रोटेक्टिंग पब्लिक हेल्थ। तो हम लोग इसके लिए क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमारा गुड सैनिटरी इन्वायरमेंट हो सिटी के लिए, टू डिस्पोज द ह्यूमन एक्सेट्रा टू ए सेफ प्लेस बाय ए सेफ एंड प्रोटेक्टिव मीन्स, ओके, टू डिस्पोज ऑफ ऑल लिक्विड वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम कम्युनिटी टू ए प्रॉपर प्लेस, टू प्रिवेंट ए फेवरेबल कंडीशन फॉर मॉस्किटो ब्रीडिंग, फ्लाई डेवलपिंग और बैक्टीरिया ग्रोइंग, ओके, to treat the sewage as per needs so as not to endanger the body of water or underground or land to get produces where it is finally disposal। तो हम लोग को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इसके डिस्पोजल से क्या है कि वाटर बॉडी भी को भी ज़्यादा इफेक्ट ना हो, जैसे जिस स्टेज में हम लोग इसको डिस्पोज कर रहे हैं उसको ज़्यादा वो उसको पोल्यूटेड ना करें। ग्राउंड में भी अगर हम लोग सीवेज क्या हो पर्कुलेट हो तो ग्राउंड वाटर को भी डिस्टर्ब ना करें, ओके। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। अब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का ओवरव्यू हम लोग जान लेते हैं। तो द ट्रीटमेंट एंड सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर इज नेसेसरी, ओके। तो हम लोग को ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट और उसको सेफ डिस्पोजल भी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। दिस विल फैसिलिटेट प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन बिकॉज द वेस्ट वाटर कलेक्टेड फ्रॉम सिटीज एंड टाउन्स मस्ट अल्टीमेटली बी रिटर्न टू रिसीविंग वाटर बॉडी और टू द लैंड और री यूज टू फुलफिल सर्टेन। तो हम लोग पहले भी जानते हैं कि वाटर का भी साइकिल होता है, वो किसी न किसी रूप में हम लोग को फिर वापस आ जाते हैं आएंगे। जैसे हम लोग वेस्ट वाटर को क्या करेंगे, कहीं ड्रेन कर देंगे बिना ट्रीट किए तो क्या होगा, वो ग्राउंड वाटर में जाएंगे। फिर ग्राउंड से हम लोग उसको क्या करते हैं, ग्राउंड को से हम लोग उसको फिर बोरिंग के थ्रू क्या करते हैं, लेते हैं। तो वो वहाँ से साइकिल के रूप में हमारे अनट्रीटेड वाटर वहाँ से फिर हमारे पास आ जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग को वाटर को ट्रीट करके ही डिस्पोज करना चाहिए। The sewage treatment plant constructed near the end of 19th century were designed to remove suspended material। तो सबसे पहले 19th सेंचुरी में क्या हुआ, 19th सेंचुरी में हम लोग केवल सस्पेंडेड मटेरियल को ही ट्रीट करते थे। ये होल स्लाइड में ही लिखा हुआ है कि सबसे पहले हम लोग 19th सेंचुरी में क्या करते थे, प्राइमरी सेडिमेंटेशन ये सब ही करते थे, केवल पार्टिकल को ही हम लोग सस्पेंडेड पार्टिकल को ही क्या करते थे वहाँ से हटाते थे। फिर हम लोग को ज़रूरत पड़ी कि नहीं यहाँ से कुछ डिजोल्व भी है और सस्पेंडेड मटेरियल भी है, तो उन लोगों को उसको भी ट्रीट करनी पड़ेगी। तो इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी सेवरल ट्रीटमेंट सिस्टम कॉल्ड सेकेंडरी ट्रीटमेंट वी आर डेवलप विद ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनिक मैटर। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी कि ऑर्गेनिक मैटर भी है उसको भी वहाँ से रिमूव करना है, और बायोलॉजिकल मेथड से हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस से इसको क्या कर रहे हैं, जैसे सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट वहाँ से कर लेते हैं। तो इसको हम लोग काफ़ी डिटेल में भी पढ़ना है, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या है, टर्शियरी ट्रीटमेंट क्या है। इन द सेकेंड हाफ ऑफ 20th century it becomes clear that the discharge of effluent from even the most efficient secondary treatment plant could lead to the deterioration of the quality of receiving water body। तो सेकेंड हाफ 20th सेंचुरी में हम लोग क्या देखते हैं,
जो डिस्चार्ज या इफ्लुएंट हम लोग का आ रहा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट से वो काफ़ी इफ़िशियंट है। वो काफ़ी इफ़िशियंटली क्या कर रहा है कि हमारा जो रिसीविंग वाटर है जिसमें लोग डिस्पोज कर रहे हैं उसको इफेक्ट कर रहा है, तो ये क्यों कर रहा है? दिस कुड बी एट्रीब्यूटेड पार्टली टू डिस्चार्ज ऑफ अमोनिया इन द इफ्लुएंट। तो जिस स्ट्रीम में हम लोग इसको क्या करते हैं कि इसको डिस्पोज कर रहे हैं उसको इसलिए इफेक्ट कर रहा है कि उसके अंदर क्या है, अमोनिया है एंड एक्सेस ऑफ क्या फास्फोरस है, जो कि वहाँ से ऑक्सीजन को यूज करके नाइट्रेट बना रहे हैं और फास्फोरस बनाते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, वो नए अमोनिया को नाइट्रिफिकेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, तो क्या करेंगे वो वहाँ से ऑक्सीजन उस स्ट्रीम की ऑक्सीजन को कंज्यूम करते जाते हैं जहाँ से उसकी डिजोल ऑक्सीजन लेवल घटती है और उससे एक्वेटिक लाइफ भी डिस्टर्ब होता है। तो इन द रिसीविंग वाटर बॉडी दिस डिस्चार्ज एग्जर्ट्स एन ऑक्सीजन डिमांड फॉर द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ ammonia to nitrate, a process called nitrification. However, even when nitrification is carried out at the treatment plant itself, the discharge of effluent can still be detrimental to the water quality due to introduction of nitrogen in the form of nitrate and phosphorus as phosphate. तो द टॉलरेंस लिमिट ऑफ नाइट्रेट ऑफ द वाटर, इसका एक टॉलरेंस लिमिट होगा, उससे ज़्यादा हम नाइट्रेट जैसे 50 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए या 50 ppm, तो उससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उससे ज़्यादा होगा तो हम लोग यूट्रिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो फिनोमेना है वो वहाँ पे आएगा। तो कैसे आता है उसको देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन और फास्फोरस टेंड टू कॉज एन एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ। तो ये प्रेजेंट रहने से क्या होगा, हमारा जो एक्वेटिक लाइफ वो तेज़ी से ग्रोथ करता है। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म सच एज एल्गी का काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ होगा, तो क्या करेंगे वो डे टाइम में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन को वो कंज्यूम करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं डे टाइम में और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन वो आफ्टर सनसेट इट विल कंज्यूम ऑक्सीजन सो दैट द डिजोल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन विल डिक्रीज एंड मे रीच टू द लेवल दैट आर टू लो टू सस्टेन द लाइफ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे केस में क्या हो, नाइट टाइम में वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे अलगी अपनी ग्रोथ के लिए, तो वो क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल घटेगा तो एक्टिव लाइफ को भी वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो दिस फिनोमेना ऑफ यूट्रिफिकेशन हैज़ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ टर्शियरी ट्रीटमेंट। तो अब हम लोग अमोनिया और फॉस्फेट्स इसको वहाँ से ट्रीट करने के लिए हम लोग को ट्रीटमेंट टर्शियरी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि क्या है कि ये यूट्रिफिकेशन को ये बढ़ावा दे रहे हैं और माइक्रो अलगी ये सब की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, जिससे कि हमारा DO लेवल स्ट्रीम का घट रहा है। Once the minimum effluent quality has been specified for maximum allowable concentration of solid, both suspended and dissolved organic matter, nutrients and pathogens, the objective of the treatment is to attain relatively the set standard. The role of design engineer is to develop a treatment scheme that will guarantee the technical feasibility of the scheme, taking into consideration other factors such as construction and maintenance cost and availability of the construction material and equipment, as well as specialized skilled personnel for operation and maintenance of the treatment plant. तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम इफ्लुएंट क्वालिटी जैसे उसको स्पेसिफाई कर देंगे, वहाँ से क्या क्या जैसे सस्पेंडेड सॉलिड की भी मात्रा कम हो, उसके बाद डिजोल्व ऑर्गेनिक मैटर की भी मात्रा कम हो, न्यूट्रिएंट्स पैथोजेंस इस सबको स्पेसिफाई लिमिट तक हम लोग कंट्रोल कर देंगे, तो क्या है हमारा ट्रीटमेंट प्रोसेस पूरा हो जाएगा। द रोल ऑफ द डिजाइन इंजीनियर टू डेवलप ए ट्रीटमेंट स्कीम दैट टू गारंटी द टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ द स्कीम। तो हमारा डिजाइन इंजीनियर को क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ऐसे ट्रीटमेंट प्लांट को हम लोग वहाँ पे सेटअप करें जिससे कॉस्ट भी एक सर्टेन लिमिट तक हो, मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है और उससे कोई रिस्क ना हो, जितने पर्सन वहाँ काम करते हैं वो स्किल हो, ऑपरेशन मेंटेनेंस में
के ट्रीटमेंट प्लान के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए इक्विपमेंट भी और मटेरियल भी क्या हो, उसकी भी अवेलेबिलिटी हो। ओके, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट अब हम लोग देखते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ स्क्रीन्स फॉर रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग मैटर। तो फ्लोटिंग मैटर के रिमूवल के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, स्क्रीन्स यूज करते हैं। ग्रिड चैम्बर, तो फॉर द रिमूवल ऑफ इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड के लिए ग्रिड चैम्बर यूज करते हैं। एंड प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक फॉर रिमूवल रेजिडुअल सेटलेबल सॉलिड्स विच आर मोस्टली ऑर्गेनिक। तो प्राइमरी सेटलमेंट ट्रीटमेंट में हम लोग इन 3-4 सिस्टम का यूज करते हैं। उसके बाद स्कीमिंग टैंक में भी यूज फॉर रिमूवल ऑफ वायल। वायल को हम लोग अलग करने के लिए क्या करते हैं, स्कीमिंग टैंक का यूज करते हैं। ये सारे के पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि किसको यूज करके हम लोग क्या वहाँ से ट्रीट करते हैं। या हाई वॉल्यूम कन्वेंशनल ट्रीटमेंट प्लान, नो सेपरेट स्कीमिंग टैंक इज यूज एंड वायल रिमूवल इज अचीव्ड बाय कलेक्टिंग द स्कम इन प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। तो हम लोग आज कन्वेंशनल ट्रीटमेंट प्लांट में हम लोग इस अलग से स्कीमिंग टैंक नहीं रखते हैं, उसको प्राइमरी सेडिमेंटेशन में ही हम लोग अलग कर लेते हैं। द प्राइमरी ट्रीटमेंट अलोन विथ नॉट प्रोड्यूस एन इफ्लुएंट with an acceptable residual organic material concentration. Almost invariably, biological methods are used for the treatment system to effect secondary treatment for removal of organic matter. तो प्राइमरी ट्रीटमेंट कैपेबल नहीं है वो ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए, या छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को भी वो रिमूव करने के लिए केपेबल नहीं। तो उसके लिए हमको क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को रिमूव करने के लिए हम लोग को सेकेंडरी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सिस्टम द ऑर्गेनिक मटेरियल इज मेटाबोलाइज्ड बाय बैक्टीरिया, ओके, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द फाइनल इफ्लुएंट क्वालिटी। उस हिसाब से हम लोग इसको क्या करते हैं, टर्शियरी ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं मेथड। उसमें क्या क्या रिमूव करते हैं हम लोग, पैथोजेंस रिमूवल बाय इम्प्यूटेड। Today, majority of wastewater treatment plants uses aerobic metabolism for the removal of organic matter. The popularly used aerobic process are the activated surge process, oxidation ditch, trickling filter. तो ट्रिकलिंग फिल्टर, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ऑक्सीडेशन डिच, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी भी डिज़ाइन हम लोग को आगे पढ़नी है। एंड एरिएटेड लेग्यून्स, ओके, ये सब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के प्रोसेस है। स्टेबलाइजेशन पॉइंट आर बोथ द एरोबिक एंड एनारोबिक मैकेनिज्म। तो स्टेबलाइजेशन पॉइंट क्या है, एरोबिक और एनारोबिक दोनों पे मैकेनिज्म पे वर्क करता है। इन द रिसेंट ईयर ड्यू टू इंक्रीज इन पावर कॉस्ट एंड सब्सिक्वेंट इंक्रीज इन ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ एरोबिक प्रोसेस, मोर अटेंशन इज बीइंग पेड टू द यूज ऑफ एनारोबिक ट्रीटमेंट। ओके, तो ये ब्रीफ था इसका। अब हम लोग को क्या करना है कि इसको 1 बाय 1 करके आगे देखना होगा जब हम लोग ट्रीटमेंट प्रोसेस की तरफ जाएंगे। तो कोविड-19 में इस स्लाइड को व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। और क्या है कि हम लोग को ये यहाँ ट्रीटमेंट प्लान के लिए दिया हुआ है। हम लोग को क्या करना है, जो भी डाउट होगा उसको व्हाट्सएप में, अभी तो थ्योरेटिकल है, इसको क्या करेंगे, एक नोट्स बना लेंगे और वहाँ से इसको रीड 1-2 बार रीड कर लेंगे, ये खुद ही समझ में आ जाएगा। जब न्यूमेरिकल होगी तो न्यूमेरिकल भी आएंगे, तो डिजाइन प्रॉब्लम भी होंगे, कई सारे न्यूमेरिकल आएंगे, तो उसको अच्छे से फिर देखा जाएगा डिस्कस करके। तो अभी है कि इसको नोट कर लेंगे और नोट्स बना के, ठीक। तो जैसे यहाँ टर्शियरी है, अभी हम लोग देख रहे थे टर्शियरी में क्या क्या करना है। यहाँ से डिसइंफेक्शन, जो वाटर सप्लाई पे हम लोग देखे हैं, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को भी अलग कर लेते हैं। और यहाँ बैक्टीरिया को भी रिमूव करने के लिए हम लोग टर्शियरी ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे पैथोजेंस हो गए। आज के इस क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल आएगा, फिर उसमें इससे आगे देखा जाएगा। ओके, थैंक यू।